नमस्कार दर्शकों, आज एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सबके सामने आपके प्रश्नों और हमारे उत्तर का एक सेशन लेकर, जिस कार्यक्रम का नाम है आवाहन। और इसमें हम बात करते हैं जो प्रश्न आप हमें भेजते हैं उसका हम किस तरह आपको एक समाधान दे पाएँ। जो भी हमारे पास हमारे जो वरिष्ठ हैं उनसे एक अच्छा समाधान, एक अच्छा उत्तर हम आप तक पहुंचा पाए, ताकि आप जीवन में रुके ना रहें, आगे बढ़ें। क्योंकि अगर रुक गए तो कहीं ना कहीं असफलता ही हमें मिलेगी। चलते रहना ही हमारे जीवन की खासियत है। तो कुछ ऐसा ही हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्देश्य रहता है कि आप अपने जीवन में हर कदम पे सफलता हासिल करें। दोस्तों, जीवन में हम चाहते हैं कि हम बहुत इजी वे में चलते रहे, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जिसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। हम निश्चिंत रहते हैं उन व्यवस्थाओं के लिए कि चलो ठीक है, ये व्यवस्था ये देख लेंगे। हर चीज़ के लिए एक कैटेगरी मतलब बनी हुई है, विभाजित है। लेकिन अगर वो व्यवस्था जिनके हवाले है वो उस चीज़ को प्रॉपर न संभाल पाएँ, न देख पाएँ, तो हमारे लिए ये चिंता का विषय हो जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि कैसे जो मतलब हमारी व्यवस्था है, अगर वो प्रॉपर न चले तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। और हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी। दीदी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दीदी, आज के इस कार्यक्रम का मेरा पहला प्रश्न है, जो कि बहुत आम है कि कानून व्यवस्था है, हमारे पास सारी फैसिलिटी है, फिर भी अपराध बहुत बढ़ गए हैं। तो इसमें मतलब इतना कुछ है, सब कुछ अच्छे से हम करते हैं, व्यवस्थित करती है कानून, इतना देख रेख करती है, फिर भी वो अपराध के कारण कहीं ना कहीं हम सहमे से रहते हैं, डर रहता है। इस चीज़ से व्यक्ति कैसे निपटे, कैसे बाहर निकले, कैसे संभाले अपने समाज को? ये तो बात सही है कि कानून व्यवस्था होते हुए भी अपराध बहुत बढ़ गए हैं, और उसका कारण यही मैं तो समझती हूँ कि शायद कानून जो है सज़ा दे सकता है, लेकिन व्यक्ति की मानसिकता को नहीं बदल सकता है। जिस तरह मुझे याद आता है कि एक बार हमारे माउंट आबू में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस थी। तो उसमें काफ़ी साल पहले की बात है, तो उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे, ऑनरेबल कृष्ण अय्यर जी थे। तो उन्होंने यहाँ कॉन्फ्रेंस में आकर एक बहुत अच्छी बात शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है, मानो जिसने गुनाह किया है, कोई गुनाहगार आता है और उसके गुनाह की सुनवाई होती है कोर्ट के अंदर, और उसका गुनाह जिस आधार पर किया हुआ होता है, मानो एक चोर है या एक खूनी है, वो गुनाह करके आया, उसकी सारी सुनवाई हुई, उसके बाद हम लोग एक फ़ैसला दे देते हैं। एक चोर है तो भाई किस हालात में, किस कारण से उसने चोरी किया, तो उसको उस हिसाब से भाई 3 मास की जेल है या ऐसे उसको जेल में भेज देते हैं। एक खूनी आया तो किन हालातों में उसने खून किया, उसको देख करके, सुन करके, और उसके जो विटनेसेस होते हैं उसके आधार पर, उनके बयान सुनने के बाद उसको जेल में भेज देते हैं, भाई उम्र कैद की सज़ा या फांसी की सज़ा, या जिस तरह से उसका गुनाह होता है। अब उस व्यक्ति को, एक चोर है तो उसको वहीं भेजा जाता है जहां और चोर है, और एक खूनी है तो उसको वहीं भेजा जाता है जहां और खूनी होते हैं। अब वो वहां जब जाता है तो एक तो सारे ही एक जैसे हैं, उसका स्वागत करते हैं, आइए भाई क्या हुआ, तुम कैसे पकड़ा गया, क्या करने गया, है ना, आदि। और जैसे ही उनके साथ तो लाइक माइंडेड जो होते हैं वहाँ मिल जाते हैं, और वो उनको अपना सच्चा दोस्त समझ लेते हैं। भाई ये शांति से हमें बैठ के अपने बारे में पूछ रहा है, तो अपने बारे में बताना आरंभ कर देता है, और बता करके उनको सारा कारण बताता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
किस तरह की दुश्मनी थी। और अगर मान लो कि उसके तरफ में कोई सबूत ही नहीं थे और वो निर्दोष था, तो अंदर ही अंदर जब एक दूसरे के प्रति जैसे सहानुभूति दर्शाने वाले मिल जाते, अब उसके जो वो दोस्त है उसको कहते कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं और हम बाहर निकल करके इसका बदला जरूर लेंगे। तो मानसिकता तो बदली नहीं ना। अब वो चोर जहाँ गया, जहाँ और चोर थे, उनको पूछते हैं भाई तू कैसे पकड़ा गया, तू कैसे पकड़ा गया, क्या हुआ था, क्या सारी कहानियाँ एक दूसरे की सुन लिया। और एक दूसरे की सारी कहानियाँ सुनने के बाद एक दूसरे के दोस्त हो गए। फिर कहते हैं अच्छा हम अभी बाहर निकलते हैं, हम तेरा वेट करेंगे, तुम भी आ जाना हमारे साथ। अब वो सारे एक हो जाते हैं, उनके अंदर यूनिटी भी अच्छी हो जाती है और यूनिटी होकर के एक गैंग हो जाती है। या अंदर ही अंदर वो उनको टेक्निक सिखाते, अगर तुम ऐसा करता था तो पकड़ा नहीं जाता था, ये करता था तो पकड़ा नहीं जाता था, ये तुम्हारी गलती थी, यहाँ तुमने गलती किया। तो एक दूसरे से टेक्निक सीख लेते हैं। बाहर निकले, इकट्ठे हो गए, गैंग हो गए, तो सजा दे दिया, कानून ने सजा दे दिया, लेकिन उनको कहीं पर भी इस दरमियान, इस समय पीरियड में उनको कहीं पर भी कोई भी बात एक रियलाइजेशन के लिए नहीं मिलती है। और जहाँ व्यक्ति को रियलाइजेशन ही नहीं है कि मैंने जो किया वो गलत किया और उसका कोई पश्चाताप नहीं है उसको, तो वो बाहर सजा भोगने के बाद जब बाहर निकलता है उसी बदले की भावना को लेकर के, और अब उसको दोस्त मिल गए, साथी मिल गए, ऐसे वो भी उसी फील्ड के हो गए, उसी फील्ड के हो गए, तो वो गुनाह बढ़ेगा या कम होगा? तो भावार्थ ये है कि कानून ने ये व्यवस्था तो जरूर रखी कि सजा दे देवे, लेकिन सजा ये कोई रियलाइजेशन नहीं है। और ये अगर उसके हिसाब से वो सजा का हकदार कोई और था और उसको भोगनी पड़ रही है वो सजा किसी और के कारण, क्योंकि उसके पास इतने सबूत नहीं थे, इसलिए तो अंदर ही अंदर जो उनके अंदर एक प्रतिशोध की भावना जागृत होती है, वो आग जो जलने लगती है, वो आग किस तरह तबाह करेगी समाज को, कैसे वो स्वरूप लेगी, उसका अंदाज़ा भी नहीं है। इसीलिए भय बना रहता है, इसलिए लोग सहमे सहमे रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी मन ये खाता है कि ये जो सजा मिली है, चलो आज तो हम बच गए, कैच तो उसके ऊपर डाल दिया, लेकिन भय तो रहेगा ना कि कल को वो निकले। अंदर में जानते हैं कि कल अगर वो निकलेगा तो उसका बदला जरूर लेगा, है ना। तो इसीलिए पहला कारण तो यही है कि कहीं ना कहीं हमने सजा दे दिया, लेकिन उसके साथ उसको कोई रियलाइजेशन नहीं है, उसकी मानसिकता को परिवर्तन करने वाले कोई कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। और ब्रह्मा कुमारी ने ये बहुत अच्छा काम आरंभ किया है कि आज कई जेल्स में जाकर के मेडिटेशन, राजयोग सिखाते हैं, उनको कर्म की गुह्य गति के बारे में समझाते हैं, आत्मा का ज्ञान। तो उससे काफ़ी लोगों के अंदर परिवर्तन आया है, उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। लेकिन जो प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं, वो ऐसे कार्यक्रम को भी सुनना नहीं चाहते हैं। उनके मन में जब तक वो प्रतिशोध नहीं लिया जाए, तब तक उनके अंदर शांति नहीं है। तो इसलिए मानसिकता को परिवर्तन करने के कोई उपाय नहीं है, तो क्राइम तो बढ़ना ही है ना। तीसरी बात कि आजकल कहीं ना कहीं मनुष्य कुछ भी ये सीखता कब है, कोई भी बुरी प्रवृत्ति सीखता कब है, जब वो ऐसा कुछ देखता है, क्योंकि देखने का प्रभाव उसके मन के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है।
मुझे याद आता है कि एक बार अमेरिका के अंदर छोटे से बच्चों ने, 8 साल 10 साल के बच्चों ने स्कूल में गन्स लेके गए, और जब गन लेकर के गए तो कई स्कूल के बच्चों को शूट करना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, काफ़ी बच्चे मर गए। बीच में काफ़ी पेपरों में इसका आया था, तो काफ़ी बच्चे मर गए। अब जब इतने बच्चे मर गए तब उन्होंने सोचा उस बच्चे को बुलाकर पूछते हैं क्या उसके दिमाग में आया। तो वो बच्चे को बुला करके पूछा, तुमने ये क्यों किया? एंड यू नो व्हाट द रिप्लाई वाज? उसका रिप्लाई था, फॉर फन। माना इतने लोगों को मार दिया उसने, एंड दैट वाज फन फॉर हिम। सो व्हाट वाज द फन बिहाइंड दैट? उसमें उसको क्या आनंद मिला? तो उस एरिया के सारे बच्चों को, जो 10 साल के नीचे वाले बच्चे थे स्कूल में पढ़ने वाले, उन सब बच्चों को बुलाया गया। बहुत सारे खिलौने रखे, वैरायटी खिलौने रखे, और उन बच्चों को कहा गया आपको जो खिलौना पसंद आए वो उठाइए। यू वोंट बिलीव, लेकिन 90% बच्चों ने गन्स उठाई खेलने के लिए, है ना, खेलने के लिए गन्स उठाई। और आश्चर्य लगा, इतने सारे वैरायटी खिलौने होने के बावजूद भी ये बच्चों ने गन्स क्यों उठाई? तो देखा गया, वहाँ रिसर्च हुआ उस बात के ऊपर, और रिसर्च होने के बाद ये पता चला कि सारे दिन के अंदर बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर जब घर जाते हैं तो अमेरिका में सिंगल पेरेंटिंग ज़्यादा है, या माँ के साथ बच्चे हैं, ये बाप के साथ है, माँ बाप अलग हो गए। तो इसीलिए जब सिंगल पेरेंटिंग है तो माँ काम पर जा रही है, पिता के साथ है तो पिता काम पर जा रहा है। तो जब घर में जाते हैं बच्चे अकेले होते हैं, है ना। अब अकेले होते हैं तो वहाँ तो इंडिया की तरह गलियों में खेलने वाला सिस्टम भी नहीं है, या दादा दादी नाना नानी भी साथ में नहीं है। तो फिर सारा दिन क्या करेंगे? और 5 दिन की स्कूल है, सैटरडे संडे फ्री है। अब माँ बाप तो काम पर चले जाते, ओवर टाइम करते हैं, काम पर जाते, तो बच्चे क्या करेंगे? तो माँ बाप उनको कह करके जाते हैं कि खाना फ्रिज में रखा है, माइक्रोवेव में गरम कर लेना, खा लेना, होमवर्क कर लेना, और फिर तुमको जो मर्जी आए कंप्यूटर गेम्स खेलना या टीवी देखना, जो करना है करो। गलियों में खेलने वाला सिस्टम तो है नहीं वहाँ पर। तो वो सारे बच्चे जैसे ही उठे और सीधा टीवी चालू किया, माइक्रोवेव में खाना गरम करके लेकर आकर के टीवी के सामने बैठ के खाना खाने लगे। अब वो बच्चे टीवी पर क्या देख रहे हैं किसी को पता नहीं है। आजकल बच्चों को कार्टून्स अच्छे नहीं लगते हैं, एक्शन देखना है उनको, है ना, एक्शन फिल्म्स। भारत में भी कई बार हम बच्चों को देखते हैं, आश्चर्य लगता है, फलाने हीरो ने ऐसा एक्शन किया, ऐसा एक्शन किया, ना, बताते हैं। और माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं देख करके कि हमारा बच्चा तो हीरो की एक्शन मार रहा है, विलन की एक्शन मार रहा है ना। अब वो बच्चा जब वो एक्शन फिल्म्स देख रहा है, तो एक्शन मीन्स कुली, माना जिसको कहा जाए शूटिंग, स्टैबिंग, किलिंग, मर्डरिंग, ये एक्शन है ना। अब ये एक्शंस तो होती ही है। वो सारा दिन वो देखता है, तो उसकी मानसिकता के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है? जब ये रिसर्च चल रहा था उस समय उन्होंने पता लगाया कि एक दिन में जितने भी चैनल्स आती है, उन सारी चैनल्स पर एक दिन का हिसाब निकाला कि वायलेंस कितना दिखाया जाता है वो एक्शन मूवीज़ में या उनमें। तो देखा गया कि 18,000 से 20,000 दृश्य वायलेंस के होते हैं सारे दिन में। अब वो बच्चा जब सारा दिन टीवी देखता है, या कंप्यूटर गेम्स भी आजकल ऐसी ही आई हुई है, शूटिंग, किलिंग, मर्डरिंग, एक्सीडेंट, यही सारी है, और उसी का प्रभाव उसकी मानसिकता के ऊपर ज़्यादा है। वो देखता है कि एक हीरो है, उसमें मार दिया, दूसरे फिल्म में फिर वो खड़ा हो गया, तो उसको मर्डर
माना किलिंग करने के बाद कैसे रियल लाइफ में कोई वापस जिंदा नहीं होता, उसका ध्यान नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। और इसीलिए जितना वो उस चीज़ को देखता है और उसकी मानसिकता के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो वैसे ही कर्म में अपने आप को अनजानेपन में जोड़ना शुरू कर देता है। वहाँ तो ठीक, लेकिन भारत में तो कभी कभी इतनी अज्ञानता देखी मैंने कि कभी कभी मानो कि दादा दादी कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं तीर्थों पर जा रहे हैं, और तीर्थ से जब वापस लौटते वक्त सोचते हैं, घर में पोते हैं, कहेंगे क्या लेके आए, तो खिलौना देखने जाते हैं। और उस समय खिलौने में वो मशीन गन जैसी होती है, आवाज़ करने वाली, लाइट अलग अलग निकालने वाली, वो देख करके ले लेते हैं, सोचते हैं यही जा कर के देंगे। और वो अपने पोते के लिए वो मशीन गन लेके आते, देखो तेरे लिए क्या लेके आए। उसके मतलब मानसिकता में इस एज में क्या फीडिंग कर रहे हैं, कैसे नेगेटिव साधन खिलौने दे करके उसकी मानसिकता को कितना हिंसक अभी से बनाने का प्रयत्न कर रहा है। और वो बच्चा भी, वो भले खिलौना है, मशीन गन खिलौना ले करके वो अपने दादा को ही कहता है आपको शूट करता हूँ। और उस समय माँ बाप खुश होते हैं, अरे देखो वो तो हीरो की स्टाइल मार रहा है ना। कभी माँ बाप के सामने खड़े होकर कहता है आपको शूट करता हूँ, आज तो खिलौना है। लेकिन ये बताते हैं कि उसकी मानसिकता में कौन सी बात जा रही है। और आज भले वो खिलौने से, कल वो रियल से भी कर सकता है। तो देने वाला, ये संस्कार देने की बात है। तो आज कल के बच्चों के अंदर किस प्रकार के संस्कार जा रहे हैं, तो क्राइम बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, स्वाभाविक है। तो एक तो जैसे कहा कोई रियलाइजेशन नहीं, दूसरा जैसे कहा उनकी मानसिकता को परिवर्तन करने के कोई उपाय नहीं सोचे जाते, और तीसरे चारों ओर दृश्य भी ऐसे ही है। आजकल इतनी जो चैनल्स आती है, आध्यात्मिक चैनल्स भी आती है, लेकिन जब घर में बड़े को ही आध्यात्मिक चैनल्स पसंद नहीं हो, तुरंत चेंज कर देते हैं। बच्चों को क्या कहना, वो तो घर में संस्कार हो तो बच्चों को भी वो चीज़ देखने को, सुनने को इच्छा हो। लेकिन वो चीज़ जो आवश्यक है, जो जीवन उपयोगी है, वो चीज़ों का किसी न किसी भी तरीके से ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। तो हिंसक वृत्ति तो बढ़नी ही है। समाज में क्राइम्स क्यों नहीं बढ़ेंगे? कोई एजुकेशन नहीं है उस बात का। मतलब उसका कोई रियलाइजेशन के लिए कुछ भी साधन नहीं है कि अगर कुछ गलत किसी ने किया तो ठीक है, उसको सज़ा दी, लेकिन वहाँ वो कुछ महसूस भी करे। लेकिन दीदी कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसा आपने जिक्र करा था कि व्यक्ति की गलती नहीं है और फिर भी उसे सज़ा मिली, तो ऐसे में दीदी द्वेष, मतलब मन में उग्रता बढ़ती ही है ना। ऐसा है कि इस पर भी मुझे एक उदाहरण याद आता है कि एक बार एक जज साहब था, उनके सामने एक गुनहगार आया। एक गुनहगार भी था और दूसरा एक इनोसेंट व्यक्ति भी था। लेकिन जज साहब ने अपनी आंखों से देखा था, माना पिछले दिन रातों में जैसे कहीं बाहर जा रहे थे, तो वो गुनाह अपने आप उन्होंने आंखों से देखा हुआ था और अनायास उन्होंने वो व्यक्ति का चेहरा भी देख लिया था जिसने किया था। लेकिन जब उनके सामने यह सारा केस आया तो उनको याद आया कि मैंने जो थोड़े दिन पहले देखा वो चेहरा तो अलग था, और यहाँ तो ये व्यक्ति कटघरे में तो खड़ा है और ये तो था ही नहीं उस समय। लेकिन क्योंकि सारे सबूत उसके अगेंस्ट थे, अब सारे सबूत जिस तरह से पेश किए गए
अब जज साहब ये तो नहीं कह सकता कि मैंने जो देखा था वो आदमी दूसरा था, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है, और आज की दुनिया सबूत पर चलती है ना। तो इसीलिए जब आखिर उसको फैसला सुनाना ही पड़ा कि भाई सारे सबूत को देखते हुए ये व्यक्ति को जेल में भेजा जाता है और ये सज़ा उसको सुनाई जाती है। जब वो व्यक्ति को जेल भेज दिया गया, दूसरे दिन जज साहब खुद जेल में जाते हैं और उसने कहा कि भाई मैं फलाने कैदी से मिलना चाहता हूँ। उससे मिलने गए। उस समय उसने उस कैदी से पूछा कि देखो, मुझे पता है कि तुम नहीं था उस वक्त, लेकिन एक बात बताओ, मुझे सजा सुनानी पड़ी और इसीलिए मेरे दिल पर कहीं ना कहीं बोझ है कि मैंने गलत फैसला सुनाया है। लेकिन तुम आज मुझे एक बात बताओ, क्या कभी तुमने कोई गुनाह किया हो जिंदगी में और उस वक्त तुम बाइज्जत छूट गए हो, तुम्हें सजा नहीं मिली थी? ऐसा जीवन में कभी कुछ हुआ था? तब वो गुनहगार जो था, जब जिसको सजा मिली थी, भले इस बार वो इनोसेंट था, तो उस वक्त वो मुस्कुराया और कहा कि हाँ, एक समय था जब मैंने गुनाह किया था और मैं पकड़ा नहीं गया था। उस समय मैं छूट गया था क्योंकि मेरे अगेंस्ट कोई सबूत ही नहीं था। लेकिन इस बार मैं इनोसेंट होते हुए भी, इस गुनाह में शामिल नहीं होते हुए भी, आज मुझे सज़ा मिली है। तब वो जज साहब ने कहा कि आज मेरे दिल से बोझ उतर गया, क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, और कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है। उस समय शायद तुम छूट गए, लेकिन वो कर्म का पकने का समय शायद यही था। इसलिए इस समय भले तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन सजा तो मिलनी ही है। आज मेरा बोझ जो था मन के ऊपर कि मैंने कहीं गलत व्यक्ति को दे दिया, तो वो बोझ आज मेरा उतर गया। भावार्थ ये है कि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। किसी ने कर्म किया हो और वो अगर उसकी सजा न प्राप्त करे, ये हो नहीं सकता। हाँ, थोड़ा आगे पीछे कभी ना कभी हो, ये जन्म नहीं तो दूसरे जन्म में, अच्छा, ये भी हो सकता है, लेकिन सजा तो मिलेंगी जरूर। इसीलिए हमने कहा कि सब बातों का ज्ञान, और उसमें सबसे बड़ी गुह्य गति अगर है तो वो है कर्म की गुह्य गति। जो व्यक्ति कर्मों की गुह्य गति को समझ लेता है, वो अच्छी तरह से सहज कोई भी बात को स्वीकार करना उसके लिए आसान हो जाता है। तो मतलब इसमें अगर किसी को बिना मतलब के सज़ा मिल रही है, या उसके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए उसके जीवन में जो उसको लगे कि मैंने तो ऐसा कभी किसी के साथ बुरा करा ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके कर्मों से जुड़ी हुई है, जो उसको हो सकता है उस समय उसके बुरे कर्म का फल न भी मिला हो, लेकिन आज वो ब्याज समेत मिल रहा है। तो फिर तो अगर यदि ये चीज़ बुद्धि में रहे, हमारे दिमाग में रहे, तो फिर तो गुस्सा आने का सवाल नहीं होता है। लेकिन जनरली ऐसा हो जाता है कि जिस समय हमारे ऊपर कुछ बीतता है, उस समय ये सारी बातें बुद्धि से चली जाती हैं। उसका इसी को तो अज्ञान कहा ना, इसी का नाम है अज्ञान, कि जब उसकी यथार्थता को नहीं जानते हैं तब व्यक्ति को गुस्सा आता है। अगर सब कुछ जान ले फिर तो गुस्सा आने का मतलब ही नहीं आता है। क्योंकि इतनी बात अगर उसके समझ में आ जाए और एट अ टाइम बुद्धि में भी आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ मेरे साथ इसलिए हुआ, तो गुस्सा नहीं आए। लेकिन चूंकि गुस्सा भी आ जाता है और फिर हम कुछ और गलत कर बैठते हैं। तो इसमें अगर हम उसको दीदी व्यवस्था को कैसे बोल सकती हूँ मैं यहाँ पर कुछ कि बदलें, कैसे बदलें, या तो उसमें ऐसा कुछ करें कि जो भी मुजरिम हैं या जो भी अपराध कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा रियलाइजेशन का
स्टार्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं कहीं हमने देखा है कई जेल्स में बहुत अच्छा, जैसे लोगों को, कैदियों को कुछ अच्छे विचार मिले, उसके लिए कई प्रकार के प्रोविजंस रखे गए हैं। अभी एक जागृति आ रही है और इसीलिए जो है, जैसे कहा जाता है ना, कोई भी चीज़ की जब अति हो जाती है तो अति जो है एक परिवर्तन का आधार हो जाता है। तो अभी जिस तरह से अति समाज के अंदर गुनाहों की भी जिस तरह से अति होने लगी है, तो देखा गया है कि कई जेल्स में ऐसे अच्छे चिंतन का, अच्छे प्रवचनों का, जैसे उनको लाभ देने के हिसाब से भी कार्य किया जा रहा है। अब हमारी कानून व्यवस्था जो है वो चाहते तो हैं कि एक प्रॉपर व्यवस्था बन के चले, लेकिन कई जगह से ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो फिर व्यवस्था फिर थोड़ी सी डगमगा जाती है, फिर कुछ नए अपराध उग्र हो जाते हैं। लेकिन अगर एक कोशिश करें, एक कोशिश करना हमारा पहला कर्तव्य है। ठीक है, अगर हमें सफलता नहीं मिल रही, लेकिन अगर सफलता नहीं मिल रही तो हम कुछ करना तो नहीं छोड़ देते, तो हम एक कोशिश करते रहें, कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। तो दीदी, आज जो हमारा एक ये विषय था, ये विषय तो और भी गहरा है, इसमें बहुत सारी बातें हम जानना चाहेंगे, लेकिन चूँकि आज समय पूरा हो चुका है और घड़ी की सुइयाँ इशारा कर रही है कि मुझे आपसे विदाई लेनी होगी। दीदी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम किसी पे भी उंगली ना उठाएं। उंगली उठाने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं। तो एक कोशिश करें कि बदलाव की शुरुआत खुद से शुरू करें। ठीक है, दूसरा बुरा है, लेकिन अगर हम ये करेंगे कि मुझे बदलना है, तो डेफिनेटली एक 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 करके हम मतलब पहले अपना घर, फिर अपनी सोसाइटी, फिर अपना देश, हम सभी कुछ बदल सकते हैं, लेकिन शुरुआत खुद से शुरू करनी पड़ेगी आपको। तो हमारी यही एक कोशिश है, यही एक प्रयास है कि आप ये शुरुआत करें, हम भी ये शुरुआत करें और आप भी ये शुरुआत करें, ताकि हम अपने समाज को एक नई दिशा दे पाएँ, नया रूप दे पाएँ, जिससे वो रहने लायक हो जाए। चलिए, आज के लिए, अभी तक के लिए नमस्कार।